दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग 17 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 17 अक्टूबर के जो भी खास प्रश्न हैं उस पर जरा ध्यान देते हैं। देखिए, इस प्रश्न के अलावा अगर आपको ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके अलावा आपको पीडीएफ भी दिया जाता है, साथ ही साथ आपको टेस्ट भी दिया जाता है ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर ढंग से हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते और देखते हैं कि आज कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए खास हैं। पहला प्रश्न आपके रहा स्क्रीन पर कि कामधेनु दिवाली अभियान का उद्देश्य क्या है। ध्यान से सोच समझकर पहले पढ़िए और उत्तर बताइए, ठीक है। कामधेनु दिवाली अभियान, ठीक है, दिवाली अभियान या फिर दीपावली अभियान का उद्देश्य क्या है, सिंपल शब्दों में आपसे पूछ रहा है और आपको यहां पर इसका जवाब देना। आपके सामने पहला ऑप्शन है कि गाय के जीवन को बढ़ावा देना, यह इस आयोग का या इस अभियान का उद्देश्य। अभी आपने सुना होगा पिछले वर्ष दोस्तों इस बार का जो बजट था उसी में इस कामधेनु आयोग के बारे में बताया गया था और उसी के तहत, उस आयोग के तहत ही इस कामधेनु दीपावली अभियान की एक शुरुआत किया गया। अब नाम से आपको लग रहा होगा दोस्तों कि दीपावली अभियान मतलब इस बार जो दिवाली आने वाली उसको ध्यान में रख करके कोई योजना वगैरह तैयार किया गया, क्या है यही आपको बताना है। लिख रहा है गाय के जीवन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, गाय के गोबर से निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना उसका उद्देश्य है, या गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा को बढ़ावा देना उद्देश्य है, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना सही उत्तर क्या है, ठीक है। जल्दी से सोच समझ के उत्तर दीजिए। चलिए आपको बताता हूं मैं, तो यहां पर राइट आंसर है दोस्तों गाय के गोबर से निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना, ठीक है। आप देखते होंगे दोस्तों कि जब जब दिवाली आती है मार्केट में इस समय जो चलन में है वो चाइनीज झालरों का बड़ा चलन है, या जो चाइनीज लाइटें होती हैं उनका चलन बहुत ज्यादा है। चाहे वो चाइनीज लाइटें हो, चाहे वो किसी भी दूसरे देश से ही आयात क्यों न की जाती हो, ठीक है, लेकिन हाँ उनका चलन बहुत ज्यादा है। और उस दौरान क्या हो रहा है कि जो हमारे पुराने हस्तशिल्प उद्योग थे वो जो है पीछे की तरफ जा रहे हैं। मतलब मोमबत्ती लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दीपावली में जो दीपक जलाने की प्रथा थी वो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो घर में गोबर से लीपने की प्रथा थी या अगरबत्ती मोमबत्ती इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे और कुटीर उद्योग थे जो पहले इसी पर डिपेंड थे। लेकिन कहीं ना कहीं चाइनीज आइटमों ने या फिर जो इस तरह की चीजें होती उन्होंने इस पूरे बाजार को समाप्त कर दिया। तो उस बाजार को हटा करके फिर से हमारे जो पुराने उद्योग थे वो एक बार आ जाएं, उसके लिए योजना स्टार्ट की जा रही। तो बेशक बहुत ही बेहतरीन योजना है और हमें आपको इस बारे में सोचना भी चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए कामधेनु दीपावली अभियान योजना जो है इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सा एक बात याद रखना है कि मोमबत्ती हो गया, अगरबत्ती हो गया और आपका दीपक हो गया, तो इस तरह की जितने भी आइटम होंगे उन सभी में क्या होगा, जो हमारी लोकल चीजें होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, जो हमारी स्थानीय चीजें होती है जैसे गाय के गोबर से निर्मित चीजों को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान को स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इस अभियान को शुरू किया था राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने, ठीक है। मतलब ये किससे जुड़ा हुआ, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जिसकी चर्चा हमारे बजट में की गई थी, तो उसी के द्वारा ये पूरा जो है फंडिंग किया जा रहा है। तो देखिए दे भी रहा है कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने इस वर्ष दीपावली त्योहार के अवसर पर कामधेनु दीपावली अभियान मनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। और यहां पर कुछ नया क्या है कि गाय के गोबर से निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना, जैसे जैसे जो दीपक हम लोग जलाते हैं, जो मोमबत्तियां जलाते हैं, अगरबत्ती हो गया, पेपर वेट वगैरह हो गया, जो देवी देवताओं की मूर्तियां हो गई, ठीक है। तो इन सभी चीजों को बढ़ावा देना है ताकि जो है ये चीज आगे बढ़ सके। दोस्तों राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो याद रखेगा इस बार का जो केंद्रीय बजट था 2019-20 का उसमें इसकी चर्चा किया गया था और आरके मतलब राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 6 फरवरी 2019 में किया गया था, ठीक है। आरके भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य देश में गोवंश के संरक्षण यानी गायों के संरक्षण, सुरक्षा और संवर्धन के साथ साथ उनकी संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। तो इन सभी बातों को आप याद रखेंगे, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था आज का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिए, वर्तमान में कैबिनेट ने स्टार्स परियोजना को मंजूरी दे दिया है। परियोजना को फंडिंग कौन कर रहा है इस बार, ठीक है। तो कह रहा वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, जिसको एडीबी कहते हैं, या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, आईएमएफ हो गया, या फिर विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दोस्तों एक कॉमन सेंस वाले प्रश्न, इस तरह के प्रश्नों को याद नहीं किया जाता। मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं, जब कभी इस तरह के प्रश्न आए कि फला परियोजना को कौन जो है चला रहा है और आपको उसके बारे में जानकारी ना हो, तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। दोस्तों नीचे से बताता हूं आपको, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दे रहा है ना, ये जो फोरम है दोस्तों ये स्पेशली जो बनाया गया था
ये बहुत सारी सूचियां जारी करता है, ठीक है। इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, सूचियां जारी करना, यानी बहुत सारे आंकड़ों को कलेक्ट करता है, उसका रिपोर्ट्स बनाता है और रिपोर्ट्स जो है प्रेजेंट करता है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्य कार्य है, ठीक है। तो यहां पर बात आती है वित्तीय सहायता देने की, तो वित्तीय सहायता जैसा कोई प्रोग्राम इसके पास नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पढ़ते हैं आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। याद रखें, नाम तो है इसका मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, लेकिन यह किसी भी देश के लिए मुद्रा जनरली अवेलेबल नहीं कराता है। कब अवेलेबल कराता है, कंडीशन के साथ अवेलेबल कराता है। याद रखिए, दो कंडीशन हो सकती है। मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है, वहां पर दो बातें हो सकती हैं। हो सकता हो आपको कोई नया सामान लेना हो, आपको क्या लेना है दोस्तों, एक एसी परचेज करनी। क्या करनी है, आपको एक एसी परचेज करनी है, तो हो सकता है आपको पैसा उसके लिए चाहिए हो, ठीक है। यानी मान लीजिए एसी का दाम 30,000 रुपए है, तो आपको 30,000 रुपए उधार चाहिए। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये है कि आपने पहले से किसी से उधार ले रखा हो और उसको रीपेमेंट करना हो। तो याद रखिए, कभी डेवलपमेंट के लिए आईएमएफ पैसा नहीं देता। आईएमएफ जो है ये रीपेमेंट के लिए पैसा देता है, यानी जब कभी आपकी अर्थव्यवस्था निगेटिव में चल रही होती है, ठीक है, तब जाकर के क्या करता है, ये सहयोग देता है। तो ऐसे देशों को सहयोग देता है, ठीक है। तो आईएमएफ कभी डेवलपमेंट के लिए नहीं देगा। अब देखिए यहां पर जो स्टार्स परियोजना है, ये कोई ना कोई डेवलपमेंट का काम करेगा, तो यहां आईएमएफ का नाम नहीं आएगा, ठीक है। हां, यहां पे दो में से कोई एक ऑप्शन बन सकता था कि भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यानी एशियाई विकास बैंक है, या फिर वर्ल्ड बैंक है। तो याद रखें दोस्तों, विश्व बैंक के द्वारा यह स्टार्स परियोजना को हेल्प दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। मैंने इसलिए इन चीजों को बताया कि आप समझो। अब देखो बात आती है कि ये योजना है क्या, लिख रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, ठीक है, विश्व बैंक समर्थित स्टार्स प्रोजेक्ट से जुड़े कई कार्यक्रमों को मंजूरी दिया गया। इस परियोजना में कुल 5,718 करोड़ रुपए, ठीक है, एक दो नहीं, 5,718 करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, ऐसे 100 करोड़ 200 करोड़, ऐसे 1000 करोड़ 2000 करोड़, लास्ट में आएंगे 5000 करोड़। इस तरह से देखिए 5,718 करोड़ रुपए की कुल लागत है, जिसमें 3700 करोड़ रुपए की सहायता राशि कौन दे रहा है, राशि गलत लिखा हुआ, वर्तनी सुधार कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर सहायता राशि जो है ये वर्ल्ड बैंक से हमें प्राप्त हो रहा है। स्टार्स प्रोजेक्ट को शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत एक नवीन केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जा रहा है, मतलब शिक्षा से संबंधित। और वैसे भी अगर शिक्षा में विकास किया जाए तो इसका तात्पर्य दोस्तों या इसका अर्थ ये निकलता है कि धीरे धीरे जो बच्चे आएंगे वो आगे बढ़ेंगे और स्टार बनेंगे, आगे चल के यही तो रोशन करेंगे, नाम रोशन करेंगे। तो स्टार्स परियोजना याद रखेगा। करें स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्थान के रूप में परख नाम का एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की भी स्थापना किया जाएगा। और इस बार जो नवीन शिक्षा पद्धति आ रहा 2020 में प्रस्तावित है, ठीक है, उसमें बहुत सारे सुधारों को लाकर के जोड़ा गया। तो कुल मिला जुलाकर दोस्तों याद रखना है कि यह किससे जुड़ा हुआ है, शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से संबंधित एक बेहतरीन चीज स्टार्ट हुआ था दोस्तों भारत में, ठीक है, पीसा एक बेहतरीन एग्जाम में दिखाई दे रहा है कि पीसा की शुरुआत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा सन 2000 में किया गया था। यह अधिगम गणित और विज्ञान में 15 वर्षीय बच्चों के सीखने के स्तर का परीक्षण करता है। होता क्या, अभी तक दोस्तों पूरे देश में इतने सारे बच्चे, कोई आगे वगे नहीं बढ़ता है। चंडीगढ़ के बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और अच्छा नाम किया। दोस्तों ये जो पीसा जो अभियान है, इस अभियान में क्या किया गया कि पूरे दुनिया के एक जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं कि हमारे देश में सिर्फ एलकेजी से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती है। अरे यार, जो बाकी के देश हैं, जो 250 देश हैं, वहां पे भी तो स्कूली शिक्षा हो रही होगी। तो वहां पर मान लीजिए कक्षा 8 का बच्चा और भारत का कक्षा 8 का बच्चा है, तो इन दोनों का लेवल टेस्ट किया जाता है। गजब का काम है। और ये होता है पीसा के साथ मिलकर के, ठीक है। तो भारत भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। हर 3 वर्ष में इसको आयोजित किया जाता है। भारत ने वर्ष 2009 में अपने निराशाजनक प्रदर्शन के बाद 2012 और 15 में पीसा में भाग नहीं लिया। भारत ने सोचा इस बार हम क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे, अपने बच्चों को सच में पढ़ाएंगे, कमर कसेंगे और फिर जो हिस्सा लेंगे, ठीक है। वर्ष 2009 में भारत 74 प्रतिभागी देशों के बीच में 72वें स्थान पर रहा। सोचो 74 लोगों ने हिस्सा लिया था, भारत का नंबर कितना था, 72। इससे पता चलता है कि भारत में शिक्षा को लेकर के कितनी बेहतरीन बातें चल रही है, काम चल रहा है, ठीक है। तो फिलहाल ये तो चीजें थी, मतलब भारत को आईना दिखा और दिखना भी चाहिए, गलतियां हमेशा पता चलनी चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको शॉर्टकट में कभी कभी WEF भी लिखा होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच,
वही बात है, ठीक है। तो विश्व आर्थिक मंच की साल 2021 की बैठक का आयोजन कहां पर किया जाएगा? वैसे दोस्तों कोविड 19 की वजह से बैठक जो था ये थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन इस बार अब ये है स्विट्जरलैंड में फाइनलाइज हुआ है, ठीक है। ये 2021 की बैठक है, स्विट्जरलैंड में हो रहा है 18 से लेकर 21 मई तक, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड के लूसन बर्गेनस्टाक में आयोजित करने की इसकी घोषणा की गई है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं, बस थोड़ी सी बातें आपको याद रखना। स्विट्जरलैंड, अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखेगा स्विट्जरलैंड में ही है, कोलोन एक जगह है, ठीक है, वहां पर इसका मुख्यालय। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, दोस्तों आपने इस कोरोना काल में कुछ सुना चाहे नहीं सुना, लेकिन एक शब्द आपने जरूर सुना होगा, हैंड वॉश करना, ठीक है। हैंड वॉश करने की बात सुना होगा, और यहां पर आपको याद रखना ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। वैसे मैं आपको एक प्रश्न पढ़ाता नहीं, लेकिन जब यह प्रश्न मेरे सामने आया तो मुझे भी लगा यार बड़ा स्पेशल दिन है आज, हाँ ठीक है, बड़ा स्पेशल दिन था। तो ये मनाया जाता है दोस्तों हर साल 15 अक्टूबर को, ठीक है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा 15 अक्टूबर को हमारे सबसे प्रिय राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनका जन्मदिन भी है, और उसके साथ साथ अकबर भी इसी दिन पैदा हुआ था, उनका भी याद रखेगा, ठीक है। तो 15 अक्टूबर जो है दोस्तों याद रखेगा, ये ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे ये हर साल मनाया जाता है, ऐसा नहीं कि अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, बाकी आप चीजें समझ रहे होंगे। हिंदी में बड़ा प्यारा सा नाम है, विश्व का पहला हस्त प्रक्षालन दिवस। आपने कभी सुना होगा पंडित जी को बोलते हुए हस्त प्रक्षालनम, ठीक है, तो मतलब हाथ को धुल लीजिए, ठीक है। तो याद रखेगा ये 2008 में आयोजित किया गया था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस बार इसका जो थीम है वो थीम भी याद रखिए, क्या पता परीक्षा में थीम पूछ दे, सभी के लिए हाथ स्वच्छता। ये तो जाहिर सी बात है, अभी कोविड 19 आ गया तो सबके लिए परंपरा आ चुकी है। कह रहा 15 अक्टूबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखे, लिख रहा है विश्व छात्र दिवस, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, उपर्युक्त दोनों, और इनमें से कोई नहीं। देखिए ऐसा नहीं कि आप हर बार उपर्युक्त दोनों चूज करेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है, बड़ा सोच समझ के चूज करिए। यहां पर आपको सभी लोगों का उत्तर गलत ही होने वाला। जल्दी बताओ क्या होने वाला है? विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे राइट आंसर क्या है दोस्तों, बताइए जल्दी से। हाँ, क्या उत्तर है? उपर्युक्त दोनों सही। मुझे पता था कि जैसे मैंने बोला आप में से बहुत सारे लोगों ने इनमें से कोई नहीं उत्तर चूज किया होगा, यही सोच रहे थे, नहीं खेल मत किया करिए। तो याद रखें विश्व छात्र दिवस, और छात्र दिवस दोस्तों किसकी याद में मनाया जाता है? तो अब्दुल कलाम जी की याद में ही मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे बेहतरीन व्यक्ति के रूप में जब उभरे थे तो सबसे बड़ी जो उनकी छवि थी वो एज अ टीचर थी, अध्यापक के रूप में, लेकिन बच्चों के साथ उनका बड़ा लगाव था और बच्चों का भी उनके साथ बड़ा लगाव था। दोनों लोग एक दूसरे से बड़ा लगाव रखते थे, इसलिए उनके जन्मदिन को, ठीक है, विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। बाकी अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी 15 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखेगा, परीक्षा की दृष्टि से दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, यहां पर देखिए कुछ उल्लेखनीय चीजें हैं जो संबंधित है आपके एपीजे अब्दुल कलाम जी से, जैसे इंडिया 2020 अ विजन फॉर एन ऑटोबायोग्राफी, यानी उनकी आत्मकथा है, ठीक है, इंडिया 2020, तो ये भी उनके से जुड़ा हुआ किताब है। विंग्स ऑफ फायर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। इग्नाइटेड माइंड्स है दोस्तों, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इग्नाइटेड माइंड से इसको याद रखेगा। द लुमिनस स्पार्क्स, मिशन इंडिया, ठीक है, इंस्प्रिंग थॉट्स, अदम्य साहस, ठीक है, ये सभी किताबें हैं। बल्कि आप ये भी जानते होंगे दोस्तों कि इनको जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो सब तथ्य भी आप याद रखिएगा। किस देश को 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, किसको अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत, सऊदी अरबिया, अमेरिका या फिर नाइजीरिया, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों यहां पर भारत को जो है अध्यक्ष बनाया गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। वैसे इसका हेडक्वार्टर भी गुड़गांव के पास बनाया गया, ठीक है। बाकी सह अध्यक्ष जो बनाया गया दोस्तों फ्रांस को बनाया गया, ठीक है। सह-अध्यक्ष यहां पे कौन बना? तो अध्यक्ष से अध्यक्ष दोनों याद रखेगा, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भारत यहां पर सही उत्तर है, ठीक है। हाल ही में भारत के पहले ऑस्कर विजेता का निधन हो गया, ठीक है, पहले ऑस्कर विजेता, पहला ऑस्कर उन्होंने जीता था भारत के लिए। देखिए कई लोगों के मन में आ रहा है कौन सा? नोबेल पुरस्कार आ रहा है, ठीक है। अरे यार वो नोबेल पुरस्कार जीता था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है, वो अलग चीज है। मैं यहां पे ऑस्कर अवार्ड की बात कर रहा हूं, फिल्म वाला, ठीक है। तो ऑस्कर अवार्ड की बात कर रहा हूं, जैसे आईफा सुना होगा ना, ऑस्कर है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो उसको किसने जीता था? तो याद रखिए भानु अथैया ने जीता था सबसे पहला ऑस्कर भारत के लिए, और उनका निधन हो गया। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो याद रखेगा इन्होंने लगान वगैरह मूवी में बड़ा अच्छा काम किया था, कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे, ठीक है।
तो याद रखेगा। आगे देखिए, शोभा नायडू जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़ी थी? शोभा नायडू जी का संबंध किस पेशे से था दोस्तों? मैं इस प्रश्न को न बताता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी संस्कृत को जोड़ता है, और शोभा नायडू ग्रेट पर्सनालिटी थी, ठीक है। वो एक नर्तकी के रूप में दोस्तों अपनी ख्याति बनाई हुई थी, ठीक है। तो नर्तकी याद रखेगा, शोभा नायडू जी का निधन हो गया। आंध्र प्रदेश की वयोवृद्ध कुचिपुड़ी नर्तकी थी, ठीक है। इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री भी दिया गया था, बाकी जो है आपका संगीत नाटक अकादमी वो भी दिया गया था, बहुत सारे अवार्ड इन्होंने पाया था, ठीक है। और अब इनका निधन हो गया, ठीक है। तो याद रखेगा। चलिए, दो अच्छे प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं, कूट वाले प्रश्न, कथन कारक वाले प्रश्न, जो हमें अक्सर परीक्षा में परेशान करते हैं, ठीक है। देखिए, दे रहा है कि थैलेसीमिया बाल सेवा योजना से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए, ठीक है। अब थैलेसीमिया रोग है दोस्तों, इससे संबंधित यहां पर दे रहा है कि थैलेसीमिया बाल सेवा योजना, पढ़ते हैं इसके बारे में। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने थैलेसीमिया बीमारी से ग्रस्त शोषित समाज के रोगियों के लिए थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। यानी पहला चरण हो चुका है, यह दूसरा चरण है, सेकेंड स्टेज है। सेकेंड लाइन लिख रहा है कि थैलेसीमिया बाल सेवा योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में किया गया था, ठीक है। आपको बताना कौन सा कथन सत्य, एक तरफ दे रहा 2017, ठीक है, और दूसरे तरफ बता रहा है कि सेकेंड स्टेज। आपको बताना है कि सत्य कौन सा है। इसमें देखने से ही लग रहा होगा कि बताइए क्या दोनों कथन सत्य है, ठीक है। चलिए, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों कथन यहां पर जो दे रहा दोस्तों सत्य है। याद रखिए, इसका सेकंड स्टेज स्टार्ट हो रहा है, पहली बार 2017 में स्टार्ट हुआ था। बाकी नाम में दिया ही है कि थैलेसीमिया रोग से जो ग्रसित लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। नाम चर्चा में तब आया, आपने सुना होगा कोल इंडिया के बारे में, ठीक है। कोल इंडिया, ठीक है। कोल इंडिया क्या, अच्छा, जितने भी एक कंपनियां होती है ना, उनका एक कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, जिसको CSR बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कहा जाता है कि कंपनियों का कुछ दायित्व तो समाज के प्रति भी होता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों कंपनियां समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करती हैं, तो कोल इंडिया लिमिटेड जो दोस्तों ये कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो है इसको फाइनेंस करने वाला है, ठीक है। इसलिए थोड़ा चर्चा में बना हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य थैलेसीमिया एवं सिकल सेल जैसी हीमोग्लोबिनोपैथी रोग के इलाज से वंचित परिवारों को जीवन में एक बार इलाज कराने का अवसर प्रदान करने जा रही है, ठीक है। तो भी एक तरह से वित्त पोषण का हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। हाल ही में घटित अपोजिशन नाम की घटना किससे संबंधित है, ठीक है। अपोजिशन का नाम जैसे आता है, लोगों के मन में राजनीति के पुलाव पकने लगते हैं, लेकिन उससे कोई संबंध नहीं रखता है, ठीक है। अपोजिशन दोस्तों जल्दी से पढ़िए पहले इसके बारे में। दिख रहा है घटना जो प्रत्येक 2 वर्ष में 2 महीने में घटित होती है, ठीक है। 2 वर्ष एवं 2 महीने में घटित होती है। इसके कारण मंगल बृहस्पति ग्रह को पीछे छोड़ते हुए अक्टूबर 2020 में अंतरिक्ष में तीसरी सबसे चमकीली वस्तु बन जाएगा। तीसरी सबसे चमकीली, अच्छा, पूरे अंतरिक्ष में, जो अंतरिक्ष ने इस समय जो हमारा सौरमंडल है, इस पूरे सौरमंडल में जो हमें अपनी पृथ्वी से दिखाई पड़ता है, उस दौरान सबसे चमकीला में नाम किसका आता है? तो याद रखिए, सबसे ज्यादा चमकीला माना जाता है चंद्रमा। अच्छा, वजह यह भी दोस्तों, चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश तो है नहीं, ये जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो चंद्रमा क्योंकि हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक है, दूरी कितना, 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। इस वजह से चंद्रमा हमें सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। सूर्य के बाद, सूर्य तो तारा है, उसके बाद अगर कोई है जो सबसे चमकीला दिखाई देता तो नंबर 1 पे कौन है? चंद्रमा। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे कौन था? तो याद रखिए शुक्र ग्रह है। और शुक्र ग्रह क्यों माना गया? क्योंकि शुक्र को पृथ्वी की भगनी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, सुबह का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह एक तारेनुमा, एक जैसे एक तारा चमकता है ना, ऐसे ग्रह भी चमकता है। वजह क्या है? क्योंकि इस पे गैसों की मौजूदगी है, और खास करके कौन से गैस है? CO2 वगैरह हैं, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह है, उनकी वजह से यहां पर एक चमक देखने को मिलती है, ठीक है। और पृथ्वी के सबसे करीब भी है, तो नंबर 2 पर है। नंबर तीसरे पर जो अब सबसे चमकीली वस्तु हो जाएगी वो हो जाएगी मंगल। मंगल ग्रह जो है तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और ये बात बिल्कुल सत्य है, जो लिख रहा है ये भी सही है। तो याद रखिए दोस्तों, यहां पर 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा। बाकी इसके बारे में जिसको भी डिटेल पढ़ना होगा वो यहां पर PDF देखेगा, कुछ खास नहीं, वहां पर जो मैंने समझाया वही सारी बातें वहां पर दी गई हैं, ठीक है। तो आप PDF डाउनलोड करिए और आराम से इत्मीनान से पढ़ाई करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।